गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को देख रहे थे दृष्टि 2025 से करंट अफेयर, है ना। और हमने जैसा कि लास्ट क्लास में बताया था आपको कि हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के क्रम में अब हम क्या देखने वाले हैं, रिपोर्ट और इंडेक्स देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज की पहली हेडिंग क्या है। पहली रिपोर्ट क्या है ना। सतत विकास रिपोर्ट 2025। इस रिपोर्ट के बारे में हम जानने वाले हैं। ये रिपोर्ट कब जारी की गई? 24 जून 2025 को। किसके द्वारा जारी की गई? SDSN द्वारा जारी की गई। SDSN क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। क्या है? सस्टेनेबल, लिख देती हूँ मैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। है ना। और इस रिपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? कब से ये रिपोर्ट जारी की जा रही है? 2015 में, 15 से इसकी शुरुआत हुई। ये एक वार्षिक रिपोर्ट है। सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये क्या है? वार्षिक रिपोर्ट है। ठीक है। और वर्ष 2025 में ये रिपोर्ट जो जारी की गई है, ये इस रिपोर्ट का 10वां संस्करण है। कौन सा? 10वां संस्करण है। इस रिपोर्ट में सबसे खराब स्कोर कितना है? 0, और सबसे अच्छा 100। ठीक है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे अच्छे देश कौन से होंगे सतत विकास में, जो योगदान कर रहे होंगे सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए? क्योंकि सतत विकास रिपोर्ट है तो क्या होगा? सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के लिए। सबसे इससे भी पहले जान लेते हैं कि कितने देशों को शामिल किया गया है इस रिपोर्ट में। 167 देशों को रैंक दी गई है। ठीक है, शामिल किए गए हैं इस सूचकांक में, वर्ष 2025 के सूचकांक में, जिसमें से शीर्ष स्थान पर कौन है? फिनलैंड। कौन सा देश है? फिनलैंड। इसके बाद स्वीडन और डेनमार्क। पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान। अंतिम स्कोर पर कौन है? जिसने अंतिम स्थान प्राप्त किया हो, अंतिम स्थान प्राप्त किया होगा तो उसका क्या होगा नंबर? 167, क्योंकि कुल 167 देशों में ये मूल्यांकन किया गया है, मापा गया है दक्षिणी सूडान। कौन सा देश? दक्षिण सूडान, जिसे 167 स्थान मिला है। बात कर लेते हैं भारत की, कि सतत विकास रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है 167 देशों में 99। ये 2025 में स्थान प्राप्त किया है। 24 में क्या था? 24 में था 109वें स्थान पर थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है कि जो रिपोर्ट प्रकाशित होती है उसकी थीम भी पूछ लेते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। हालांकि क्या थीम है? रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जो सतत विकास रिपोर्ट प्रकाशित हुई है,
फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू 2030 एंड मिड सेंचुरी। ठीक है, सतत विकास 2030 तक उसके गोल बनाए गए हैं जिनको पूरा करने का लक्ष्य है। अगली रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगली रिपोर्ट कौन सी है। अगली रिपोर्ट है IMD, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग क्या है? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। ये जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है ये 36वां संस्करण है। ठीक है, किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? WCC द्वारा। WCC क्या है? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर। ठीक है, और ये जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर है ये कहाँ है? IMD, पहले ही लिखा हुआ ना IMD। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के स्विट्जरलैंड स्थित जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर है उसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आप से ये भी पूछा जा सकता है, हो सकता है WCC ना दिया हो, तब वहां पर होगा ऑप्शन IMD। ठीक है, ज्यादातर यही पूछा जाता है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग IMD द्वारा जारी की जाती है। कितनी अर्थव्यवस्थाओं को लेकर इसे बनाया गया है? इस इंडेक्स को बनाया गया है, इस रैंकिंग को बनाया गया है 69 अर्थव्यवस्था वहां पर सर्वे किया गया है। ये भी क्या है? एक वार्षिक जारी किया जाता है। ये रिपोर्ट वार्षिक रूप से जारी की जाती है। कब से जारी की जा रही है? 1989 से जारी की जा रही है। ठीक है, इसके अंतर्गत कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में पहला स्थान किसका है? शीर्ष देश कौन से हैं? शीर्ष देश है स्विट्जरलैंड। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखते हैं ना, सिंगापुर, उसके बाद सिंगापुर और हांगकांग। स्विट्जरलैंड का स्थान पहला है, सेकंड सिंगापुर, थर्ड हांगकांग। और अगर अंतिम देशों की बात करें तो किसका स्थान अंतिम होगा? अंतिम स्थान वेनेजुएला का है। क्या रैंकिंग है इसकी? 69, क्योंकि ये अंतिम है। साथ ही बात कर लें भारत की। भारत को क्या रैंकिंग दी गई है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में? भारत को स्थान दिया गया है, भारत का स्थान है 41वां। ठीक है, 2025 की रैंकिंग में स्कोर क्या है भारत का? 64.2 स्कोर के साथ 41वां रैंक प्राप्त किया है भारत ने। इसे ध्यान में रखेंगे कि भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत को वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में कौन सी रैंक मिली है? 41वीं, 41। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला टॉपिक? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ऊर्जा संक्रमण
सूचकांक 2025। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। कब जारी किया गया है? 18 जून 2025 को जारी किया गया है ना? ये जो सूचकांक है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये सूचकांक फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025 रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। और ये सूचकांक 15वां संस्करण है। ठीक है, ये 15वां संस्करण है। कितने देशों को की रैंकिंग की गई है? 118 देश। उनकी ऊर्जा प्रणालियों को देखा गया है, उनका प्रदर्शन क्या है और किस स्थिति में है उनकी ऊर्जा। देशों में जो ऊर्जा है वो किस स्थिति में है, अभी किस अवस्था में है, बेहतर है, कम है, अधिक है। तो इस तरह से मूल्यांकन किया गया है 118 देशों में, और 3 आयामों पर मूल्यांकन किया गया है। 3 मानक हैं, 3 मानक हैं। ठीक है, 3 डायमेंशंस हैं जिन पर देखा गया है। कौन से? रैंक प्रदान की गई है, समानता, स्वच्छ ऊर्जा एवं सतत आर्थिक विकास तक वहनीय पहुंच। स्वच्छ ऊर्जा एवं सतत आर्थिक विकास तक वहनीय पहुंच। ठीक है, और सेकंड है पर्यावरणीय स्थिरता। सेकंड क्या है? पर्यावरणीय स्थिरता। और लास्ट है ऊर्जा सुरक्षा। इन 3 आयामों पर रैंकिंग दी गई है और इस रैंकिंग के आधार पर ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 जो है उसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? स्वीडन। स्वीडन का स्थान क्या है? प्रथम है। और अंतिम स्थान पर कौन है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है ना? हमें बस शीर्ष याद रखना है और अंतिम साथ ही में भारत का कौन सा स्थान है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भारत का स्थान क्या है इस रैंकिंग में? 2025 में 71वें नंबर पर है, 71 रैंक है भारत की। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जब आप सूचकांक पढ़ रहे हो तो हमेशा ध्यान रखें, ध्यान रखना है आपको क्या कि वो रिपोर्ट किसने जारी की। जो भी रिपोर्ट आप पढ़ रहे हैं, जो भी इंडेक्स आप पढ़ रहे हैं, किसने जारी की है, पहली बार कब जारी हुई थी, भारत का स्थान कौन सा है इस रिपोर्ट के अंतर्गत, शीर्ष देश कौन सा है, अंतिम देश कौन सा है। ठीक है, और कभी कभी मानक पूछ लिए जाते हैं तो कितने डायमेंशंस इस सूचकांक में है जिसके आधार पर जो देशों की रैंकिंग की गई है वो की गई है। तो डायमेंशंस के नंबर्स आपको मालूम होने चाहिए। कुछ रिपोर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो उसे हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए आगे, अगला टॉपिक है
ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक इंडेक्स 2025। इस सूचकांक में किसे जारी किया? इस सूचकांक को कौन जारी करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी किया गया है। कब? 18 जून 2025 को। इस सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है? 173 देशों को शामिल किया गया है। ठीक है। और 5 श्रेणियों में जो 30 इंडिकेटर्स हैं उनके आधार पर रैंकिंग दी गई है। कितने? 30 इंडिकेटर्स, 30 संकेतकों के आधार पर रैंकिंग दी गई है। ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक कौन सा देश रहने के लिए कितना अच्छा है, ठीक है, ये सूचकांक ये बताता है। इस सूचकांक के अंतर्गत शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? कोपेनहेगन को। कोपेनहेगन को, डेनमार्क। कोपेनहेगन शहर है, ठीक है, डेनमार्क में स्थित है। इसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है, फर्स्ट। और दूसरा वियना। देश कौन सा है? ऑस्ट्रिया, इसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। थर्ड है ज्यूरिख, ठीक है। वही बात करें, अंतिम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? जो शहर रहने योग्य नहीं है। कोपेनहेगन शहर रहने योग्य सबसे बेहतर स्थान है। अंतिम स्थान दमिश्क शहर को रैंकिंग दी गई है अंतिम स्थान के तौर पर, जो कि कहाँ है? सीरिया में है। क्या होगी इसकी रैंकिंग? 173, क्योंकि इतने ही देश का क्या किया गया? सर्वेक्षण किया गया है। दमिश्क को रहने के लिए विश्व का सबसे कम आरामदायक शहर माना गया है, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025। कौन जारी करता है इस रिपोर्ट को? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा कब जारी की गई? 11 जून 2025 को। ये जो रिपोर्ट जारी की गई है 2025 में, ये 19वां संस्करण है, ठीक है। पहली बार ये रिपोर्ट कब जारी की गई? 2006 में। पहली बार जारी की गई रिपोर्ट 2006 में। क्या उद्देश्य है इस रिपोर्ट को जारी करने का? विश्व में लैंगिक समानता को प्राप्त करना। क्या उद्देश्य है इस रिपोर्ट को जारी करने का? विश्व में लैंगिक समानता को
प्राप्त करना, समानता को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति का मापन करना, हुई प्रगति का मापन करना। ठीक है, इंग्लिश में क्या नाम है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, है ना। सूचकांक, ये जो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट है, इसमें 148 देशों को देखा गया है। देखा गया अर्थात उनका मूल्यांकन किया गया, उनकी प्रगति को मापा गया है कि वहां पर लैंगिक समानता कितनी है। 148 देश आप लिख लीजिए, बेहतर होगा। 2025 में, ये जो रिपोर्ट 2025 के लिए ना, तो शीर्ष देश कौन से हैं? शीर्ष देश है इस रिपोर्ट के अनुसार आइसलैंड को पहला स्थान मिला है। इसके बाद फिनलैंड, जिसे दूसरा स्थान दिया गया है, और थर्ड है नॉर्वे, जिसे तीसरा स्थान दिया गया है। यहाँ पर लैंगिक समानता क्या है? यहाँ पर लैंगिक समानता अच्छी है, उनका जो रेशियो है वो अच्छा है। बात करें अंतिम 3 देश की, इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान कौन सी रैंक मिली है? 148। सूडान 147 और चाड 146, है ना। भारत का स्थान कौन सा है इसमें? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सी रैंक दी गई है? भारत 2025 में भारत की रैंक है 131। 131वें रैंक पर भारत है। वहीं 2024 में भारत किस रैंक पर था? 129वें। ठीक है, और इसके साथ ही आप जान लें, इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये इसे प्रकाशित करने के लिए 4 घटकों का प्रयोग करते हैं, जिसमें से आर्थिक भागीदारी, अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण। इन मानकों को ध्यान में रखकर देशों में क्या किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है। देशों में जो लैंगिक समानता है उनका मूल्यांकन किया जाता है कि लैंगिक समानता कितनी है, और फिर रैंकिंग दी जाती है। अगले टॉपिक की ओर बढ़े, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है वैश्विक शांति सूचकांक 2025। वैश्विक शांति सूचकांक 2025, ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन जारी करता है? किन देशों में कितनी शांति है ना। कोई देश ऐसा होगा जहाँ पे अच्छी शांति रहती होगी, वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा होगा, युद्ध जैसी स्थिति नहीं होगी, तो वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। चलिए, इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा
ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ये रिपोर्ट वैश्विक शांति सूचकांक रिपोर्ट जो है, सूचकांक है, इंडेक्स है, जो कि 2025 का है। ये प्रतिवर्ष हर साल जारी किया जाता है। ठीक है। और 2025 में जो इंडेक्स जारी किया गया है वो 19वां संस्करण है। कौन सा? 19वां संस्करण है। पहली बार कब जारी किया गया था? वैश्विक शांति इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स पहली बार कब जारी किया गया था? वर्ष 2007 में। पहली बार 2007 में लॉन्च किया गया और 8 में इसकी स्थापना हुई। कितने संकेतकों के आधार पर यह सूचकांक बनाया जाता है? 23 संकेतकों के आधार पर यह सूचकांक बनाया जाता है, इंडेक्स तैयार किया जाता है। 2025 में कितने देशों को शामिल किया गया है? 2025 में 163 देशों को शामिल किया गया है इस सूचकांक के लिए और फिर उनका मूल्यांकन किया गया है। ठीक है। और यदि हम क्षेत्र की बात करें तो शांतिपूर्ण क्षेत्र की बात करें तो कौन से क्षेत्र हैं जो बहुत शांतिपूर्ण है और कौन से हैं जो शांति नहीं है जिन क्षेत्रों में। ठीक है। यहाँ पर क्षेत्र लिखा है मैंने, देश नहीं लिखा है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा शांति कहाँ पर है? सर्वाधिक क्षेत्र के संदर्भ में देखेंगे तो पश्चिमी और मध्य विश्व में सबसे ज्यादा शांति है। पश्चिम और मध्य विश्व में। और सबसे कम शांति कहाँ पर है? सबसे कम कहाँ पर है? लीस्ट पीसफुल मध्य पूर्वी उत्तरी अफ्रीका में। कहाँ पर? मध्य पूर्वी उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में। इंग्लिश में बोल सकते हैं आप मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, जिसे संक्षिप्त में मेना भी कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ये जो इंडेक्स है इसके अनुसार सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण देश कौन से हैं? इस सूचकांक के अनुसार शांतिपूर्ण देश। अभी मैं यहाँ पर देश की बात कर रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्षेत्र की बात बताई थी। ठीक है। शांतिपूर्ण देश कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा शांति है जहां पर, सर्वाधिक आइसलैंड, को प्रथम स्थान मिला है। शीर्ष स्थान पर कौन है जहां सबसे ज्यादा शांति है? आइसलैंड। इसके बाद आयरलैंड सेकंड स्थान है। थर्ड है न्यूजीलैंड। सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा है? सबसे कम शांतिपूर्ण देश है कौन सा? यमन। तो सब सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश कौन से हैं? सबसे कम शांतिपूर्ण देश कौन सा है? आपने ये जान लिया। अब बारी है किसकी? भारत की। भारत को इस इंडेक्स में, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के इंडेक्स में, ग्लोबल पीस इंडेक्स में कौन सा स्थान दिया गया है? चलिए भारत के बारे में भी जान लेते हैं। भारत को कौन सा स्थान दिया गया है?
115वां, इस इंडेक्स में भारत को 115वां स्थान दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 है ना। यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग इसमें दी जाती है प्रतिवर्ष जून माह में जारी की जाती है। जून माह में जारी की जाती है ये रैंकिंग। ठीक है, कब जारी की गई है? 19 जून 2025 को। पहली बार जारी कब की गई? 2004 को, अक्टूबर 2004 को। 25 में जो रैंकिंग जारी की गई है वो 22वां संस्करण है। और इस रैंकिंग के अनुसार, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार लगातार 14वें वर्ष शीर्ष स्थान किस यूनिवर्सिटी को मिल रहा है? पहले पायदान पर कौन सी यूनिवर्सिटी है? मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान MIT कहाँ पर है? USA में, अमेरिका की है, संयुक्त राज्य अमेरिका की ये यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये पहले स्थान पर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है इंपीरियल कॉलेज लंदन, और जो कि यूके की यूनिवर्सिटी है। थर्ड पर है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ठीक है, वहीं भारत की बात करें तो इस रैंकिंग में भारत के 54 संस्थान शामिल हैं। ठीक है, और भारत से IIT दिल्ली को इस रैंकिंग के अनुसार 123वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा? 123वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो भारत की ओर से शीर्ष स्थान पर है। भारत की ओर से शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, अगले टॉपिक की ओर बढ़े। क्या है अगला टॉपिक? अगला टॉपिक है ऑपरेशन राइजिंग लायन। ऑपरेशन राइजिंग लायन क्या है ये? इजराइल ईरान वॉर, इजराइल ईरान युद्ध। क्या हुआ इसमें? इजराइल ईरान जो युद्ध है, ऑपरेशन राइजिंग लायन है। इजराइल ने, किसने? ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला शुरू किया। किसके तहत? ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत। लिख लीजिए,
इजराइल ने ईरान के विरुद्ध सैन्य अभियान शुरू कर दिया। सैन्य अभियान शुरू किया। कब? 13 जून 2025 को। 13 जून 2025 को किसके तहत? ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत। ठीक है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूशलम। इजराइल का समर्थक कौन है? अमेरिका। इजराइल के जो रक्षा बल थे उन्होंने नाम दिया था ऑपरेशन राइजिंग लायन। जो नाम है, ये नाम इजराइल के रक्षा बलों में दिया गया था केल्वी, जिसका इंग्लिश नेम होगा ऑपरेशन राइजिंग लायन। ठीक है। इजराइल ने जो ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान पर हमला किया है, इसका उद्देश्य क्या है? इस ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है? क्यों किया है इजराइल ने हमला? ईरान के परमाणु हथियार क्षमता और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को निष्क्रिय करना उद्देश्य है। ईरान के परमाणु हथियार हमला नहीं, क्षमता, परमाणु हथियार क्षमता और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को निष्क्रिय करना, ये उद्देश्य है। यदि इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान पर हमला किया है तो ईरान भी तो हमला करेगा ना? बिल्कुल करेगा। ईरान ने जवाबी हमला किया। किसके तहत? ऑपरेशन टू प्रॉमिस थर्ड के तहत क्या किया? सैन्य ठिकाने और हवाई अड्डों को निशाना बनाया इजराइल के। स्पष्ट है। और यहाँ पर कई ऑपरेशंस डिस्कस हो रहे हैं, जैसे ऑपरेशन राइजिंग लायन, ईरान ने हमला किया ऑपरेशन टू प्रॉमिस थर्ड के तहत। वहीं आपने अभी जाना कि इजराइल का समर्थक कौन है? अमेरिका। तो अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमला किया। यूएसए ने क्या किया? ईरान पर हवाई हमला किया। कब किया? 22 जून 2025, है ना? किसके तहत? यूएसए ने ऑपरेशन, हमें यहाँ ऑपरेशन याद रखने, उनके नाम, मिडनाइट हैमर के तहत ये हमला किया। हैमर के तहत। और अमेरिका ने जो हमला किया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान पर, तो ईरान के कुछ जो क्षेत्र हैं जैसे कि नटांज है, इस्फान है, फोर्डो है, उनको निशाना बनाया। जब इजराइल और ईरान के बीच ये ऑपरेशन राइजिंग लायन या फिर ऑपरेशन टू प्रॉमिस थर्ड के तहत ईरान ने जो जवाबी हमला किया या अमेरिका ने समर्थन किया, ये सब ऑपरेशन के नाम याद रखने हैं क्योंकि वो पूछे जा सकते हैं। इस बीच भारतीय लोग फंसे हुए थे इन क्षेत्रों में, उन्हें
निकालने का भी काम किया गया है। तो भारत ने उन लोगों को निकाला है। किसके तहत? भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत, सिंधु के तहत भारतीय नागरिकों को निकाला है। भारतीय नागरिकों को निकाला है। ठीक है। और 23 जून 2025 को यूएस की मध्यस्थता से ही ईरान और इजराइल के बीच 25 जून तक युद्ध विराम की क्या हो गई? घोषणा हो गई थी। तो इसी टॉपिक से हमने कुछ 3 से 4 ऑपरेशन के नाम जाने हैं। जैसे भारत ने वहां से अपने भारतीय नागरिकों को निकाला है, किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन सिंधु। अमेरिका ने, जो कि इजराइल का समर्थक है, तो ईरान पर हमला किया है, किसके तहत? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत। ठीक है। इजराइल ने ईरान पर हमला किया तब ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत। और ईरान ने जब जवाबी पलटवार किया, जवाबी कार्रवाई की, हमला किया, तो ऑपरेशन 2 प्रॉमिस थर्ड के तहत। ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जिन्हें हमें याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अच्छा, अगला टॉपिक जानने से पहले हम एक बात जान लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूशलम, जो कि कई बार आपको सुनने में मिलता है कि वो विवादित है। जेरूशलम जो है, नोट करके आप जान लीजिए, नोट, जेरूशलम। कई जगह पर यरूशलम भी लिखा मिलता है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है। ये 3 प्रमुख धर्मों का स्थल है। एक यहूदी पवित्र स्थल है, दूसरा ईसाई, और तीसरा इस्लाम। ठीक है। ईसाई लोग क्यों मानते हैं जेरूशलम को? इनका मानना है कि ईसा मसीह को क्रूज पर जब चढ़ाया गया और फिर उसके बाद वो जीवित हो गए थे ना, तो उसके लिए वो स्थल बहुत पवित्र है। और इस्लाम में क्यों मानते हैं इस स्थल को सबसे अधिक? क्योंकि यहाँ पर डोम ऑफ द रॉक है, और अल अक्सा मस्जिद के कारण। डोम ऑफ द रॉक वो स्थान है इस्लाम में जहाँ से पैगंबर मोहम्मद साहब स्वर्ग के लिए निकल गए थे, इसलिए उनके लिए ये स्थल, जो इस्लाम है उनके लिए जो स्थल है ये, वो पवित्र है। बात करें यहूदियों की, तो यहूदियों के लिए ये स्थल जो पवित्र है, एक मंदिर है इनका, उसकी एक आखिरी दीवार बची है जिसे वेस्टर्न वॉल के कारण कहते हैं। पश्चिमी दीवार शेष रह गई है। तो यहूदियों के मंदिर का एकमात्र शेष हिस्सा वो दीवार है, जिसके कारण वो स्थल क्या है? बहुत पवित्र है यहूदियों के लिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़े, हम लोग अगले टॉपिक को देखते हैं। क्या है अगला टॉपिक? भारत संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया। भारत UN, हिंदी में लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, UN यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। आगे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया। कौन? भारत। कब से कब तक के लिए? 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक। तो कितना कार्यकाल हुआ? 3 वर्ष का, है ना।
किसके द्वारा चयन किया गया, चुना गया? संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे चुना गया। यूएन मुख्यालय में यूएन महासभा द्वारा चुना गया। 4 सीटों के लिए चुनाव हुआ था महासभा में, जिसमें से एक भारत है। अन्य कौन से हैं? चीन है, लेबनान है और तुर्कमेनिस्तान है। प्रत्येक वर्ष 1/3 यानी कि 18 सदस्यों का चुनाव होता है, नए कार्यकाल के लिए किया जाता है। ठीक है। इकोसॉक क्या है? इकोसॉक ये संयुक्त राष्ट्र संघ की जो 6 अंग हैं उनमें से एक अंग है इकोसॉक। 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से एक है। लिख लीजिए आप इसे। 1945 में स्थापित यूएन संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। और कौन कौन से अंग हैं? याद है ना? 6 अंगों में से एक है। नहीं याद है तो आप खुद देखिएगा एक बार, ताकि आपको याद हो जाए। अगले टॉपिक की ओर बढ़े। क्या है अगला टॉपिक? भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता मिली है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता मिली है। इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा? IIAS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज। ये क्या है? इसका अध्यक्ष बनाया गया है। भारत को इसका अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान क्या है? एक गैर लाभकारी संस्था है। IIAS एक गैर लाभकारी संस्था है। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1930 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इस संस्था का? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में, बेल्जियम। और भारत ने अध्यक्षता स्वीकार की है ना? तो भारत इस संस्था का, पहले तो भारत के बारे में, भारत इस संस्था का वर्ष 1998 से सदस्य है। कब से सदस्य है? भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कौन करता है? प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के माध्यम से होता है। ये प्रतिनिधित्व करता है भारत का। और भारत ने अध्यक्षता स्वीकार करते हुए अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। भारत ने क्या की है? अध्यक्षता स्वीकार की है और ने अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।
ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। इतना ही इस टॉपिक में महत्वपूर्ण है, ये भी ज़्यादा ही है, इतना हो सकता है आपसे पूछा ना जाए। सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य। सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य किसने चुना है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने चुना है। कौन है नया अस्थायी सदस्य? हम सीधे फैक्ट पर आते हैं जो एग्जाम में पूछा जाएगा। बहरीन, कोलंबिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, साथ ही लाटविया और लाइबेरिया। ठीक है, इनका कार्यकाल क्या होगा? कितने समय के लिए नए अस्थायी सदस्य बनाए गए हैं? 1 जनवरी 2026 से इनका कार्यकाल है, समय है, समयावधि क्या है? 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2027 तक। ठीक है, किसका स्थान लेंगे ये देश? अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया, जिनका कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो जाएगा, इनका स्थान लेंगे। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला टॉपिक? अच्छा, सुरक्षा परिषद में आप ये जो 5 अस्थायी सदस्य देख रहे हैं, ये 5 अस्थायी सदस्य होते कितने हैं? 10 होते हैं, है ना। कुल सदस्य कितने होते हैं? 15, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं। कुल 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025। 3 मई 2025 को ये रिपोर्ट जारी की गई। कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये फ्रांसीसी एनजीओ है, तो लिख सकते हैं आप फ्रांसीसी एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, RSF इसे संक्षिप्त रूप में कहते हैं। ये जो 2025 में सूचकांक इंडेक्स जारी किया गया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का, ये 23वां सूचकांक है, 23वां संस्करण है। ठीक है, कितने देशों को इस इंडेक्स के लिए शामिल किया गया है? 180 देशों को, और इन 180 देशों को के आधार पर जो सर्वेक्षण किया गया, मूल्यांकन किया गया है, उसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? कहाँ पर, किस देश में प्रेस को स्वतंत्रता है कि स्वतंत्र तरीके से पत्रकारिता करे, अधिक है। पहला स्थान है नॉर्वे और दूसरा स्थान है एस्टोनिया और तीसरा स्थान है नीदरलैंड। ठीक
ठीक है। सबसे खराब प्रदर्शन किन देशों का है, जहां पर जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है या मीडिया के लोग हैं उन्हें रिपोर्टिंग करने की स्वतंत्रता नहीं है या कम है, नहीं सही शब्द नहीं है, कम है। सबसे खराब या बहुत कम है, आप ऐसा कह सकते हैं। उसमें है इरिट्रिया, किस रैंक पर है, 180। 180 देशों को शामिल किया गया है, जिसने मूल्यांकन या सर्वेक्षण किया गया उसमें ये 180 रैंक पर आता है। दूसरा है नॉर्थ कोरिया, अंतिम स्थान की श्रेणी में, और ईरान 176। अब बात कर लेते हैं भारत का स्थान कौन सा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। भारत में कितनी स्वतंत्रता है मीडिया को स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग करने की, है ना। भारत 2025, भारत को 2025 में 180 देशों की लिस्ट में 191 151 रैंक दी गई है इस इंडेक्स द्वारा। 24 में किस स्थान पर थे, 159। तो 8 अंक का सुधार हुआ है इस बीच। पिछले साल से इस वर्ष की तुलना में कितने 8 अंक का सुधार दर्ज किया है भारत ने। और पहली बार इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया के आधे से अधिक देशों में पत्रकारिता करने की जो स्थिति है वो कठिन या अति गंभीर है, बहुत ज़्यादा कठिन है या अति गंभीर है। आपने भारत का जान लिया, नोट करके जान लीजिए। चीन का स्थान कौन सा है, 178वां। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में चीन को जो स्थान दिया गया है वो 178वां 178th रैंक दी गई है। ठीक है, आगे बढ़े अगले टॉपिक की। क्या है अगला टॉपिक, विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट। विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2024। सैन्य खर्च को बताने वाली रिपोर्ट की विश्व के स्तर पर देशों में कितना सैन्य खर्च किया जा रहा है। ठीक है, पहले की तुलना में बढ़ा है, घटा है, क्या है, ये सब इस रिपोर्ट के माध्यम से पता चलता है। तो इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, जारी करता है सिप्री। सिप्री द्वारा जारी की जाती है। सिप्री क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। लिख लीजिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसे 1966 में स्वीडन की संसद द्वारा बनाया गया था। ठीक है, 2015 से 24 के बीच जो सैन्य खर्च है वैश्विक स्तर पर, 2015 से 2024 के मध्य जो सैन्य खर्च है क्या है, बढ़ गया है। कितना, 37%, 37% बढ़ गया है। ये मार्क किसका है, बढ़ने का, इंक्रीज हुआ है।
और जीडीपी के स्तर से देखें तो सैन्य खर्च का हिस्सा 24 में बढ़कर 2.5% बढ़ गया है। ठीक है, वहीं इस रिपोर्ट के आधार पर, जो कि 2024 में प्रकाशित हुई है ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में वर्ष 2024 में विश्व सैन्य खर्च 2,718 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। कितना? वर्ष 2024 में कितना पहुंच गया है? 2,718 बिलियन डॉलर। ठीक है, जो 2023 की तुलना में 9.4% अधिक है। ये 9.4% अधिक है 2023 की तुलना में। ठीक है, और इस रिपोर्ट के माध्यम से हमें ये भी पता चलता है कि लगातार 10वें वर्ष सैन्य खर्च में वृद्धि हुई है। ठीक है, जैसे आपने देखा 15 से 24 साफ साफ दिख रहा है, तो लगातार 10वें वर्ष जो है सैन्य खर्च में वृद्धि हुई है। विशेषकर यूरोप और मध्य पूर्व क्षेत्रों में अधिक वृद्धि देखने को मिली है। वहीं इस रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं कि 5 सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले देश कौन से हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से 5 सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले देश कौन से हैं। सबसे पहले तो कौन है? अमेरिका, यूएसए। फिर चीन। इसके बाद तीसरा स्थान कौन है? किसका है? रूस। इसके बाद जर्मनी, और फिर है भारत। और ये 5 देश मिलकर पूरे विश्व का जो सैन्य खर्च है उसका 60% खर्च करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। भारत का सैन्य खर्च कितना है? 86.1 बिलियन डॉलर, जो कि उसके जीडीपी का 2.3% है। लिख लीजिए अब भारत के बारे में ये भी। भारत का सैन्य खर्च 86.1 बिलियन डॉलर, जो कि जीडीपी का 2.3% है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़े। अगला टॉपिक क्या है? टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक है, एशिया में यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग की गई है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। कब जारी की गई ये रैंकिंग? अप्रैल 2025 में। अप्रैल 2025 में जारी की गई ये रैंकिंग, जिसमें इस रैंकिंग में 35 देश या क्षेत्रों को शामिल किया गया है। और इस 35 देश या जो क्षेत्र हैं उनके 853 विश्वविद्यालयों का, यूनिवर्सिटीज का मूल्यांकन किया गया है इस रैंकिंग के तहत। लिख लीजिए आप, 35 देश या क्षेत्र, जिसमें से 853 विश्वविद्यालयों का
मूल्यांकन किया गया है। ठीक है, बात करें पहले स्थान पर इस रैंकिंग एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार जो 2025 में दी गई है, इसके अनुसार शीर्ष स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी है एशिया में? सिन्हुआ यूनिवर्सिटी। कौन सी? सिन्हुआ यूनिवर्सिटी। कहाँ की है? विश्वविद्यालय, चीन। और इसके बाद सेकंड पोजीशन पर कौन है? पेकिंग यूनिवर्सिटी। पेकिंग, ये भी कहाँ की है? चीन की है। इसे पहला स्थान है और इसे दूसरा। बात करें भारत की, तो भारत को एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सबसे पहले तो कितनी यूनिवर्सिटीज भारत की शामिल है हम ये जानते हैं। तो भारत की कुल इस रैंकिंग में 107 यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। ठीक है, और संख्या के हिसाब से देखें तो एशिया में दूसरा स्थान है। संख्या के हिसाब से एशिया में दूसरा स्थान है भारत का। ठीक है, जबकि संख्या के हिसाब से देखें तो जापान प्रथम स्थान पर है। दूसरा स्थान इसका है, तो पहला किसका है संख्या के हिसाब से? पहला है जापान का। 119 संस्थान शामिल हैं। और भारत के कौन से हैं? भारत की ओर से एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को किस रैंक पर, कौन सी रैंक मिली है? 38वां स्थान मिला है। इसके बाद अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई की, जिसे 111वां स्थान मिला है। ठीक है, और इसके बाद है IIT इंदौर, जिसे 131वां स्थान मिला है। लिखना चाहेंगे लिख लीजिए, अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई 111वां स्थान। IIT इंदौर 131वां स्थान। ठीक है, इसी के साथ समाप्त करते हैं आज की क्लास और मिलते हैं अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक क्या होगा? विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025। ओके, थैंक यू।